नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है नेपाली पीएम ओली का अयोध्या कांड। इसे 72% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है और आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन दिनों ये बातें नेपाल में लोग अपने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चीन का ऐसा फितूर सवार है कि पहले भारत विरोधी हथकंडे आजमाए और अब श्री राम अयोध्या को बीच में ले आए हैं। आस्था के केंद्र अयोध्या पर केपी शर्मा ओली ने जिस तरह बेतुकी टिप्पणी की है उस पर संत समाज बिफर पड़ा है। इतना ही नहीं, नेपाल में भी केपी ओली की किरकिरी हो रही है। खुद को चौतरफा घेरा देख ओली ने विदेश मंत्रालय को आगे कर दिया। दिखाएंगे आपको क्या है डैमेज कंट्रोल, लेकिन पहले देखिए आज का अपडेट। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका लागि दिएको हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो सबके हैं, लेकिन उनका नाम जबान पर लाते हुए नेपाल के पीएम केपी ओली भारत नेपाल रिश्तों की मर्यादा लांघ गए। चीन की शय पर नेपाल के पीएम ओली ने सरयू तट पर मौजूद अयोध्या को नकली अयोध्या करार देकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट कर डाली। दरअसल भारत से तनाव बढ़ाने के चक्कर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना दिमागी संतुलन खोल बैठे हैं। रामायण काल में न फोन था, न इंटरनेट और न ही आने जाने का कोई साधन। लोग तब शादियां आसपास ही किया करते थे। दूर के लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। अगर भारत की अयोध्या नगरी सचमुच वास्तविक है तो फिर वहां से राजकुमार शादी के लिए जनकपुर कैसे आ सकते हैं? वाह ओली साहब वाह। अगर वामपंथ के इसी चश्मे से देखना है तो जरा ये भी बता दीजिए कि नेपाल के पास वो समुद्र कहाँ है जहाँ अपहरण के बाद माता सीता को रखा गया था, और कहाँ है वो सेतु जिसे लंका विजय के लिए बांधा गया था। वैसे अगर इन दिनों ओली साहब चीन के सम्मोहन में ना होते तो उन्हें जरूर याद आ जाते वो बस जो मई 2018 में नेपाल के जनकपुर से राम की नगरी अयोध्या के लिए सीधी चलाई गई थी। तब यही ओली कह रहे थे कि सीता विदा हो रही हैं। राम लक्ष्मण आउँदादेखि, धनुष भङ्ग गरिदादेखि, स्वयंवरदेखि विवाह, राम जानकी विवाहसम्म अहिलेसम्म पनि हाम्रो त्यो चलन छ, परम्परा छ। अयोध्याबाट बरात आउँछ र यहाँबाट जानकी विदा गरेर पठाइन्छ हरेक साल। यस परम्परालाई हामीले कायम राखेका छौँ। उम्र का तकाजा है ओली साहब, अब अपना कहा ही भूल जाते हैं, वरना उन्हें रामायण की ये चौपाई तो याद होती ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत दिखी तिन तैसी। लेकिन जो भारत नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता भूल गया हो, उसे रामायण की चौपाई क्या खाक याद रहेगी। फिलहाल तो ओली साहब चीन की कठपुतली बनकर उसके हाथों में खेल रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी तरह चीन उनकी सरकार बचा ले। इतिहास के तो दो ही स्रोत हो सकते, या धार्मिक पुस्तकें और या फिर जनश्रुति। आज तक किसी भी धार्मिक पुस्तक में और किसी भी जनश्रुति में अयोध्या कहाँ है इस पर कोई विवाद नहीं हुआ है। सर्वसम्मत, सर्वस्वीकृत भगवान का स्थान है। इतिहास से भी प्रमाणित है, धर्म ग्रंथों से भी प्रमाणित है और जनश्रुतियों से भी प्रमाणित है। इसलिए उन्होंने जो कहा है वो दबाव में कहा है, भारत के विरोध में अंधा होकर कहा है। ना तो नेपाल की जनता इसको स्वीकार करेगी, ना हिंदू मानस स्वीकार करेगा। अगर ओली में हिम्मत होती तो वो चीन से पूछते कि आखिर वो नेपाली जमीन पर कब्जा क्यों किए जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ओली विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। आज देश की बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई नेपाल के जरिए
चीन भारत को घेर रहा है और क्या नेपाल पूरी तरह चीन के जाल में फंस चुका है? तो हम तो यही कहेंगे, प्रधानमंत्री ओली को सम्मति दे भगवान। राम रोम रोम में बसे हैं, ऐसा माना जाता है भारत के अंदर। राम यहां पर कण कण में हैं, लेकिन जहां आस्था की बात आती है, पूरा देश, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन धर्म ये मानता है और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूफ हुआ है कि अयोध्या में ही श्री राम का जन्म हुआ था और उसके बाद अब वहां पर मंदिर बनने का रास्ता खुला है। सवाल ये है कि फिर केपी शर्मा ओली को ये क्या हो गया? हर साल जनक बारात जाती है, जानकी की बारात जाती है अयोध्या से जनकपुर, फिर ये कैसे सवाल? इसी पर आज हमारी देश की बहस में सवाल है, क्या ओली को अयोध्या वाले बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है किसी तीसरे के कहने पर, चीनी चाचा के कहने पर, चीनी चाचा के कहने पर उन्होंने देश की भावनाओं को आहत किया है। वोटिंग के तमाम तरीके हम दिखा रहे हैं, आप ट्विटर हैंडल से वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग राय है, कोई सवाल है, कोई मुद्दा है या बहस में आप शामिल होना चाहते हैं तो तुरंत अपना व्हाट्सएप बनाएं। आगे भी हम आपके इस व्हाट्सएप को देखकर, अगर आज मौका नहीं मिला तो आगे भी हम आपको बहस में शामिल कर सकते हैं। आप मुझे इसके बारे में ट्वीट भी कर सकते हैं। 9711002266 हमारा मोबाइल नंबर है जिस पर आपको अपना व्हाट्सएप भेजना है। लेकिन देखिए, आज बहस आस्था के मुद्दे की है और आस्था के मुद्दे को छेड़ा है एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री में, जो कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र। क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उस हिंदू राष्ट्र को एक कट्टर कम्युनिस्ट राष्ट्र के अंदर बदल दिया गया? इस पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसे कौन से हालात बने थे जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा रोल था, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदी धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, स्वामी दीपांकर हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के लीडर हैं। साथ ही साथ रानी शर्मा तिवारी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आरजेपी, नेपाल की ये पार्टी है। हालांकि रानी तिवारी जी भी मोटे तौर पर केपी ओली से सहमत नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर ग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें वही दे सकती हैं कि वहां के क्या हालात हैं, क्यों केपी शर्मा ओली को ये कहना पड़ रहा है। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि का फैसला आया था तब सतीश प्रकाश जी वहां पर कुछ और कंस्ट्रक्शन चाहते थे, उस मुद्दे पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, ये चीनी चाचा के चक्कर में नेपाल का क्या हो गया? ओली के चाचा और भारत के कम्युनिस्टों के पापा शी जिनपिंग, क्या हो गया ऐसा? नहीं, चाइना से भारत के कम्युनिस्टों का कोई ऐसा नहीं है कि हम चाइना को फॉलो करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी बात है, इसमें चीनी चाचा कहाँ से आ गए? भाई कम्युनिस्ट तो धर्म की बात करता ही नहीं है, कि कम्युनिज्म के हिसाब से तो रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। सब जानते हैं नेपाल में वो हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। केपी शर्मा ओली पर आरोप लगाए कि वो वहां के एक हनी ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं और उसी का गाना गा रहे हैं, अपने देश के खिलाफ हो गए। अब वो हनी ट्रैप और जैम ट्रैप अलग इशू है। अभी हम इस मुद्दे पे बात जिस पे कर रहे हैं, हम इस पे स्टिक अलॉन्ग करें दीपक भाई। मेरे हिसाब से देखिए, पहली चीज जो अभी एक शो पे मैंने बोला था, क्या भगवान राम, मैं तो नास्तिक हूं लेकिन आप राम को मानते हैं, क्या राम का अस्तित्व भारत की बाउंड्री के अंदर रहेगा? पशुपतिनाथ का मंदिर अगर नेपाल में काठमांडू है तो क्या पशुपतिनाथ और भगवान शिव सिर्फ नेपाल की कॉपीराइट है? क्या भगवानों को, देवियों को, देवताओं को आप देशों और शहरों और इनकी बाउंड्री में कॉपीराइट करके रखेंगे? क्या कुछ संतों का जो मठ चलाते हैं उनका भगवान राम के नाम पे कॉपीराइट है? कबीर ने कहा था कि मैं मगहर में जाके मरूंगा, क्योंकि यह जरूरी नहीं जो काशी में मरेगा उसको मोक्ष मिले। क्या कहना है आपका इसके बारे में? तो ये अननेसेसरी जो कंट्रोवर्सीज हैं, इनको घसीटने से कोई फायदा है नहीं मेरे हिसाब से। ओली ने कुछ भी बोला है, सही बोला है, गलत बोला है, दूर की बात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे है आपका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ नेपाल भी है, बहुत ज्यादा डाउट है, आप डिस्कशन करिए। इसमें राजनीति को लाना ठीक नहीं है, मेरा सिर्फ यही कहना है। राजनीति के लिए नहीं तो किस लिए बोला है? सीधे चलता हूं मैं, वहां पर मेरी बहन रानी शर्मा बैठी हुई है। रानी जी, मुझे बताइए क्यों बोल दिया ओली साहब ने? भाई हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो मान्यता है कि जब हम आखिरी यात्रा पर भी जाते हैं तो राम नाम सत्य है बोलना पड़ता है, कहते हैं उसके बिना मोक्ष नहीं मिलता। एकदम आप सही बोले। नहीं, राम के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा है। राम और आप भी बोलते होंगे किसी ने कुछ नहीं कहा है, किसी ने राम के नाम के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। राम की मर्यादा रखी है, ओली ने भी राम की मर्यादा रखी है।
अरे भाई भगवान आप राम कह के रहे हैं नाम के ऊपर वो किसी ने उसको प्रतिष्ठित नहीं डिस्प्यूटेड उठाया। बता रहे हैं अयोध्या को, उनकी जन्मभूमि को, और आप कह रहे हैं ओली ने मर्यादा रखी है। कौन सी मर्यादा रखी है ओली नहीं, ने? नहीं, तो राम क्या के वो नाम पे तो हिंदुओं dispute की नहीं है ना। धार्मिक भावनाओं का भगवान राम की मर्यादा के नाम पे डिस्प्यूट नहीं है। ना क्या केपी शर्मा ओली को इस बात का अधिकार है क्योंकि वो चीन की गोदी में बैठे हुए हैं? भगवान राम के बारे में कोई भी कमेंट करे, आप जाए चरा रहे विवेक श्रीवास्तव को। कहीं भी नहीं, राम का अपमान नहीं हुआ है। राम से प्रेम तो ओली भी लग रहा है कर ही रहे हैं, हालांकि कम्युनिस्ट है। और जो श्रीवास्तव देख जी लीजिए, आप बोल रहे अब हैं, देख लीजिए, स्वामी दीपंकर जी आपको लाऊंगा, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगा। भाई इनके हिसाब से भगवान राम का हमारी आस्था का कोई अपमान नहीं किया गया, ये कह रहे विवेक श्रीवास्तव। बेसिक है क्या वो दीपक भाई है श्रीवास्तव जी क्या? जो बोले वो क्या बोले, जो राम को गाली कोई नहीं दिया है। बात आ गई बोलूं? जो रानी जी एक मिनट आ रहा हूँ आपको, स्वामी दीपंकर, रानी जी एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। बेसिक है क्या दीपक भाई? हालांकि विवेक भी हमारे भाई ही हैं। विवेक भाई ने एक बड़ी रोचक बात कही, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, कि भले ही केपी ओली कम्युनिस्ट हो मगर राम को तो स्वीकार कर ही रहे हैं, राम को तो अंगीकार कर ही रहे हैं। पर हाँ, रोचक यह है कि रोटी और बेटी का रिश्ते वाला एक देश, उस देश में मात्र ये चीज पनपने कैसे दी जा रही है कि एक व्यक्ति कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दे, जो व्यक्ति कोरोना पर विफल हो या अन्य चीजों में उतरा हुआ हो, वो व्यक्ति राम के नाम पर कोई बात बोले और पूरा देश उस पर बहस करने लगे। मगर मैं एक बात कहूंगा कि यहाँ पर रानी जी भी बैठी हैं, विवेक भाई भी बैठे हैं, कि ठीक है आप वहां पर राम की अयोध्या तो बसा लीजिएगा, चित्रकूट और सरयू उत्तर में कहां से लाइएगा? प्रथम। द्वितीय ये कि राम ने मित्रता के लिए समूची कायनात को एक तरफ रख दिया था, मगर यहाँ किसी से मित्रता और सियासत के लिए आपने एक अपने पड़ोसी और मित्र को ही आप ऐसी बात कह करके नाराज कर रहे हैं जिससे दुनिया की भावनाएं जुड़ी हैं। आचार्य दीपांकर, आप इस बात को समझे कि राम का अपमान नहीं हुआ है। आप राम का कॉपीराइट क्यों चाहते हैं? यहाँ के साधु संत जो मठ चलाते हैं और ये धन का नहीं दीपंकर जी, इनको दो टूक जवाब मिले, इसी लाइन पर दो टूक जवाब मिले। भगवान राम के कॉपीराइट, भगवान राम के कॉपीराइट का सवाल नहीं है, सवाल ये है ये घटिया बयान दिया ही क्यों गया? सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास। दीपंकर जी, प्रेम शुक्ला जी से जवाब मिलना चाहिए। अगर रोटी और बेटी के रिश्ते थे तो ये हालात क्यों बने, क्यों दिया ओली ने बयान, और क्या कहना है आपका विवेक श्रीवास्तव की इस बात को लेकर कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी राम का कॉपीराइट कर लेती है? ये तो नेपाल की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि नेपाल के आदरणीय केपी शर्मा ओली जी ने जो वक्तव्य दिया उससे नेपाल भी सहमत नहीं है, और जब नेपाल उनसे सहमत नहीं है तो उनकी बात में असहमति का कितना जबरदस्त प्रतिशत है वो अपने आप स्वयं सिद्ध है। जहाँ तक रही हमारे वामपंथी भाई विवेक श्रीवास्तव, इतना तो निश्चित है कि अब पूरा विश्व देख रहा है कि वाम भी राम में आस्था प्रकट करने के लिए मजबूर है। विवेक श्रीवास्तव जी को भी राम में आस्था प्रकट करने का राम में आस्था किसी ने प्रकट नहीं करी है, के नाते ही सही राम में आस्था किसी ने प्रकट नहीं करी है। केपी शर्मा ओली ने करी है, केपी शर्मा ओली ने करी है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, इनके इंटरफेरेंस में बताइए। आस्था की बात नहीं, इतिहास की बात करी है। इतिहास में बात हुई है कि यदि राम थे तो कहाँ जन्मे, इतिहास की बात हुई है, आस्था की नहीं। अच्छा, कम्युनिस्टों के हिसाब से राम कहाँ जन्मे? अच्छा मुझे बताइए, कम्युनिस्टों के हिसाब से राम, भगवान राम कहाँ जन्मे? हम राम रहीम दोनों से दूर हैं, हम विज्ञान को मानते हैं। मुझे बताइए ना, उसी विज्ञान के आधार पर, उसी विज्ञान के आधार पर भगवान बताइए, भगवान श्री राम कहाँ जन्मे? विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, जवाब दीजिए। कम्युनिस्ट क्या मानते हैं, भगवान श्री राम कहाँ जन्मे? फिर जो है आपको विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए इस बात का, भगवान श्री राम कहाँ जन्मे? भाई हम कम्युनिस्ट विज्ञान को मानते हैं, ना राम को मानते हैं, ना रहीम को मानते हैं, मैथमेटिक्स को मानते हैं। और अभी तो कबीर के दोहे सुना रहे थे आप, अभी तो कबीर के दोहे सुना रहे थे आप भाई, अभी तो कबीर के दोहे सुना रहे थे आप। मंदिर में नहीं जाएंगे, अभी तो कबीर के दोहे सुना रहे थे आप कह रहे मैं राम और रहीम दोनों को नहीं मानता। जिसको जो भाषा समझ आती है उस भाषा का प्रयोग आवश्यक है। विवेक श्रीवास्तव जी, हम सब अंतिम यात्रा पर जाते हैं ना, तो यही बोलना पड़ता है, राम नाम सत्य है। अंतिम यात्रा हमारी उसके बिना अधूरी है। कबीर मगहर में क्यों मरे? नहीं, कबीर मगहर में क्यों मरे? कबीर बड़े की काशी बताएं स्वामी दीपांकर मुझे।
ठीक है, कबीर उस बड़े पर की भी आता हूं, काशी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बताइए मेरा स्वामी दो दीपंकर। सवाल, ये केपी शर्मा ओली चीनी चाचा के चक्कर में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ के कॉमरेडों को तो देख लेंगे, लेकिन चीनी चाचा का चक्कर कैसे छूटेगा ओली से? देखिए, चीनी चाचा का चक्कर न भारत के कम्युनिस्टों के हित में है, न चीनी चाचा का चक्कर नेपाल के कम्युनिस्टों के हित में है, न चीनी चाचा का चक्कर पूरे विश्व में कहीं पर भी कम्युनिस्टों द्वारा पोषित प्रेरित जितने भी संगठन हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, इन सारे लोगों का कोई जो है पूरे दुनिया में अब पूछनहार नहीं है। आप पूरी दुनिया में कोरोना प्रसार करने की एक कुकर्म रचने का एक पूरी प्रक्रिया के अंग है, और उसके प्रति आप अनावश्यक निष्ठा प्रकट करके अपने जिसके साथ आपका सभ्यता का स्वयं अरे प्रेम भाई, राम के नाम का आप कॉपीराइट छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका आपको बहुत राम आदर से करते प्रेम हुए भी नहीं मैं है। कहना चाहूँ, राम के नाम का कॉपीराइट जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, राम के नाम का उससे राइट आपको डर हमारे पास लगता है, कि ये और ना आप छिन चाइना जाए। की कॉपी कीजिए। नहीं सर, अयोध्या का कॉपीराइट कहीं गलती से राम छिन तो गया मेरे सांस तो में आपकी है, तो पार्टी मेरा तो कहीं अधिकार की नहीं है। रहेगी। आडवाणी साहब रथ यात्रा ना करते तो आपकी पार्टी सत्ता में नहीं चिंता आती। मत करिए सर, साहब, आप डेवलपमेंट की बात कभी नहीं करते। तो आप देखिए, सिर्फ जो अपने भगवान साथ- राम को पूछता है सत्ता में पहुंचता है, आप भी पूछना शुरू कर दीजिए। आप भी पूजा पाठ करने लगी विवेक श्रीवास्तव जी, आपका भी भला हो जाएगा। अभी तो सीपीएम का एक भी एमपी नहीं है लोकसभा के अंदर। थोड़ा पूजा पाठ करिए, थोड़ा पूजा पाठ करिए, आपकी भी वेतरनी पार लग जाएगी। आचार्य विक्रमादित्य ये सवाल पूछ रहे थे, कबीर मगर में क्यों मरे? क्या आप इनको समझा पाएंगे कि अगर ये पूजा करने लगे तो इनके भी दिन फिर जाएंगे? विवेक श्रीवास्तव के थोड़ा कुंकू लगाए, थोड़ा चावल लगाए, थोड़ा हाथ जोड़े, नमन करे, भगवान राम का नाम ले, भगवान कृष्ण का नाम ले, क्योंकि कृष्ण बांसुरी बजाता है तो सुदर्शन चक्र भी चलाता है विवेक श्रीवास्तव जी। स्वामी विक्रमादित्य, उसके बाद मैं रानी बहन के पास जाऊंगा। आश्रम में नहीं जाएंगे जब बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल में जाएंगे। बच्चे को पढ़ाना होगा स्कूल में डालेंगे। स्कूल को मंदिर मानिए, कॉलेज को मंदिर मानिए, अस्पताल को मंदिर मानिए। राम करने से हमारे लिए मंदिर भी मंदिर है और वो भी मंदिर है। आपकी सोच में थोड़ी गड़बड़ है। स्वामी विक्रमादित्य, जवाब दीजिए। अस्पताल जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, विवेक घर समझ ले, विवेक इंजीनियर के पास जाओगे। अरे विवेक जी समझ ले, इस देश में कम्युनिस्टों ने क्या हाल किया है पूरा देश जानता है। कम्युनिस्टों ने इस देश को तोड़ने के लिए क्या क्या किया, कहां से पैसे खाए, वो सब पता है, सबको पता है। आज जो ओली ने बोला है, वो तो कह रहा हूं मेहरबानी कर दी, कहीं जिम्बिंग के घर पैदा नहीं कर दिए राम। कहीं ओली ये भी बोल सकते थे, विवेक श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति तो ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को कहां से फंड आता है, ये तो ये भी बोल सकते हैं कि जिम्बिंग के घर पैदा हुए हैं राम। कम से कम राम का औचित्य तो स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। अगर इस देश में रह के कोई संविधान को नहीं मानता है तो इस बात को मान ले, संविधान भी राम के औचित्य को मानते हैं, राम को स्वीकार करते हैं। भारत के संविधान में राम राज्य की परिकल्पना की जो बात की गई है उसको समझ लें। अगर आप उसको नहीं समझते हैं तो भारत के संविधान में भारत में रहने का भी अधिकार नहीं बनता है आपको। इस बात को समझ लें विवेक जी। अगर राम भारत का संविधान जो है वो भी राम को स्वीकार करता है, राम राज्य की बात करता है। अगर आप नहीं समझते हैं तो ये आपका मति भ्रम है। इस बात को आप समझ लें। केवल आप लोगों ने तथाकथित तौर पे इस देश को तोड़ने के लिए बनकर कहां से क्या फंड लेने के लिए काम करते आए हैं। ठीक है, बड़ी गरम बहस है, बड़ी गरम बहस है। विवेक श्रीवास्तव जी, भारत के संविधान की असली कॉपी उठाकर देखिए, उसके अंदर भी भगवा है, उसके अंदर भी भगवान श्री राम है। कभी उसका ही नमन कर लीजिए, क्योंकि आप संविधान का नाम तो लेते हैं, नमन कहीं और जाके करते हैं, लाल सलाम करने लगते बाद में। दिक्कत यहीं पर है, दिक्कत यहीं पर है। मैं सीधे चलता हूं, हमारे एक दर्शक धर्मवीर आचार्य जुड़ गए हैं, समाज सेवी है दिल्ली से। धर्मवीर जी, क्या कहेंगे ओली के इस बयान पर? आपको नहीं लगता ओली थोड़ा चीनी चाचा के चक्कर में चक्कर गिन्नी बन गए पूरी तरह से? जी हेलो, हाँ बताइए आप अपनी बात। इससे बड़ा और दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि एक जिम्मेदार नागरिक, देश के प्रधानमंत्री इतना तुच्छ बात किए हों, जो पूरा विश्व के सारे समुदाय, सारे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो भी राम के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जो आस्था रखते हैं, आज इतना आहत हैं इस संपूर्ण वाक्य से
सबसे बड़ी आप किसी गांव को, किसी जगह को आप नाम अयोध्या रख देंगे तो अयोध्या नहीं हो जाएगा। आप सरयू नदी कहाँ से लाएंगे? इलाहाबाद आप कहाँ से लाएंगे? आप चित्रकूट कहाँ से लाएंगे? तो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र है, वैदिक काल से लेके तमाम समय में अध्ययन करने हम लोगों को सौभाग्य मिला, कहीं पे भी तनिक मात्र की नहीं है। और मेरा मानना है, लोगों से निवेदन है कि तर्क वहाँ किया जाता है जहाँ पे तथ्य हो। ये तथ्य विहीन वाक्य शब्द और पूरा दुनिया अनुभव कर रहा है, ये कहाँ से प्रेरित होकर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तथ्य, तर्क वहां पर जहां तथ्य हो, लेकिन क्या तथ्य है? विवेक श्रीवास्तव जी ये लाइन उन्होंने आपके लिए बोली है, धर्मवीर आचार्य जी ने, कि तर्क वहां किया जाता है जहां तथ्य है। आपके साथ तथ्य नहीं है। मैं सीधे रानी बहन के पास चलता हूँ। रानी बहन, मुझे बताइए, ये केपी शर्मा ओली सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा जाए। विवेक भाई एक मिनट आ रहा हूँ, सर्वे ऑफ इंडिया को भेजिए, तहकीकात करिए। सर तहकीकात हो चुकी है इस देश में, उस पर बड़ी राजनीति भी हो चुकी है, और अब एक अंतिम निष्कर्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिससे कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जिसमें एक सतीश प्रकाश भी है। लेकिन रानी जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। दो टूक सवाल है। जिस देश के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है, वहां पर प्रधानमंत्री को क्या हो गया? हनी ट्रैप में आ गए हैं। आप लोग उसी वक्त से बोल रहे हैं जो चीनी चाचा के ग्रिप में आ गए हैं, या बहुत सारी बातें। मैं एक बात क्या बोलती हूँ, जो जब भारत और नेपाल में ये राम पर कोई धर्म पे नहीं हमला कर रहे हैं ओली जी, और एक बात मुझे ये नहीं समझ में आया, जो भगवान कहाँ बसते हैं इस पे हम लोग क्यों बहस कर रहे हैं? भगवान तो सबके मन में है, हर आदमी के, इंसान के मन में है, हृदय में वो बसते हैं। तो सवाल आइए जो सीमा के विषय, कहाँ जन्मे है वो, धरती कहाँ का है? तो जब मुझे लगता है तो जब नेपाल और भारत का कोई सीमाना ही नहीं था, उस वक्त राम जन्मे थे। तो आज अगर केपी ओली जी कुछ बोले हैं तो पता नहीं उनके पास कोई तथ्य है कि, तो अब ये उनसे ही पूछा जाएगा। तो अगर तथ्य कुछ है तो वो दे दे। और वैसे भी ये राजनीतिक विषय नहीं है, हमारे परराष्ट्र मंत्रालय विज्ञप्ति जारी कर चुके हैं। बट रानी जी, वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भगवान के राम के बारे में ऐसी असत्य और ओछी बात क्यों बोली? आप इसका तो जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब है? वही बोल रही हो, जो प्रधानमंत्री के साथ साथ वो इंसान भी है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं है। और वो जो बोले वो राजनीतिक विषय नहीं है, वो धार्मिक विषय है। और मुझे ये लगता है जिसपे राजनीतिक छीटाकशी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो बोले हैं, उसके पास कोई तथ्य है, तो वो बाहर लाया जाए, उस पर छलफल किया जाए। ये हमको लगता है राजनीतिकरण करने की जरूरत ही नहीं है, जिसको हम लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। ठीक है स्वामी दीपांकर, राजनीतिकरण की बात है या लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ की बात है? अरे केपी शर्मा ओली इंसान है, प्रधानमंत्री हैं, उल्टी गंगा में आ देंगे क्या? बोलेंगे कोलकाता से लेकर हिमालय तक गंगा जाके हिमालय में मिल जाती है, ये बोलेंगे केपी शर्मा ओली? मुझे बताइए रानी जी, उल्टी गंगा बहा देंगे प्रधानमंत्री चीनी चाचा के चक्कर में? चीनी चाचा आपको नजर आ रही है, पता नहीं मुझे कहाँ से नजर आई, लेकिन मैं इतना जानती हूँ जो राम और सीता और कृष्ण को गाली नहीं दिए हैं। वो बात यहाँ पर है जो जन्म कहाँ हुआ, वो अयोध्या में जन्मे, वो अयोध्या नेपाल में था कि भारत में था, बात यहाँ पे है। तो आप इस तरह से नहीं मोड़िए, जो वो राम को गाली दे दिए, धर्म पे अति कर दिए, ये नहीं है मुझे लगता है। इसको कहते हैं ओछी बात करना, जो प्रधानमंत्री ओली ने करी है। प्रधानमंत्री पद के साथ मर्यादा आता है, उत्तरदायित्व आता है, उनको एक एक शब्द तोल कर बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं स्वामी दीपांकर, मानेंगे रानी बहन की बात? मैं आपकी बात से सहमत हूं। पद की एक गरिमा होती है, तो उन लोग जो भी एक बड़ी पोस्ट पर होते हैं, वो जरूर उस पोस्ट को सम्मान करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है अयोध्या को जो पढ़ने और समझने वाले लोग हैं वो जरूर समझते होंगे, अयोध्या मात्र दीपक भाई पहली ऐसी पुरी है जिसके 8 चक्र और 9 द्वार हैं। ये पहली पुरी है, बाकी इसके बाद जो बनी है या इसके बाद का जो इतिहास है वो तुमको अयोध्या में मिल जाएगा। भाई साहब एक मिनट बोलने दीजिए। आचार्य दीपांकर जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, मगर मैं पहले अपनी बात कहना चाहता हूं। राम बढ़ाया अयोध्या। अरे भाई साहब मुझे पहले अपनी बात कहने दीजिए ना, आपके पास मैं आपकी बात का जवाब तब दूंगा जब मैं पहले अपनी बात कहूंगा। अरे कहने दीजिए विवेक भाई, कहने दीजिए, वक्त है अपने पास, अभी दोनों हाथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इस बात को ध्यान रखना, तर्क वहीं होता है जहां तथ्य होते हैं। मैं दीपक भाई एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग बात वैज्ञानिक तर्क से ही दुनिया पृथ्वी खड़ी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं दीपक भाई, हम लोग बात करते हैं, विवेक भाई इधर से उठकर बोलते हैं कि बीजेपी की बैटिंग मत करो, कोई कहते हैं भगवा वाला
धरती पर खड़ा होकर एक साधु तारों की गणना कर देता है, और जिस राजनीति को आप कर रहे हो उसको जन्म देने वाला भी चाणक्य थे। समझ रहे हैं, जो तक्षशिला को अपना आदर्श मानते हैं वो व्यक्ति बीच में नहीं बोलते। हम लोग चुपचाप सुनते हैं। इसका अर्थ ये कोई ना कि हम लोग अज्ञानी हैं। हम लोग आपका सम्मान करते हैं, और जब सम्मान करते हैं तो आपका फर्ज ये बनना चाहिए कि आप भी दूसरे पैनलिस्ट का सम्मान करें। मैं जानता हूं कि तर्क और वितर्क की अपनी मर्यादा होती है, आगम और निगम की अपनी मर्यादा होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव की अपनी मर्यादा होती है, मगर विवेक भाई कुतर्क की अपनी कोई मर्यादा नहीं होती। तो कम से कम दूसरे पैनलिस्ट तो राय नहीं है, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। ना मैं सब एक एक करके, प्रेम शुक्ला जी भी बैठे हुए हैं, मैं विक्रमादित्य जी भी बैठे हुए हैं, एक एक करके उत्तर मिलेंगे विवेक श्रीवास्तव जी। लेकिन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलना जरूरी है। आपकी सच्चाई पे मुझे संदेह नहीं है। एक मिनट। चीनी चाचा के चक्कर में केपी शर्मा का मन कैसे बदला वो तो मैं जानूंगा ही जानूंगा। मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से 9 बजने वाली है, वो बाइट निकाल ले। 9 बजे हम उसी से शुरू करेंगे जब उन्होंने माना था कि कैसे अयोध्या से लेकर जनकपुर तक हर साल बारात जाती है, सेरेमनी होती है। आज भी भगवान श्री राम का विवाह होता है। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे केपी ओली के इस बयान पर? चीनी चाचा के चक्कर में चकरा गए क्या? जी बिल्कुल ये जो है सांस्कृतिक अतिक्रमण कर रहे हैं चीनी के इशारे पे, लेकिन उनकी कुर्सी खतरे में, इसलिए ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। जब से मायावती शासन आया है नेपाल में और इन्होंने जो है अपना शासन करा है, तो उस हिसाब से ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं चीन के इशारे पे। आप ये बताएंगे कि जो अयोध्या वो बता रहे हैं नेपाल में, वहां पे सरयू नदी कहां से ले आएंगे? वो सरयू नदी कहां से ले आएंगे? अगर वो कह रहे हैं ये बात की, जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो उस टाइम पे संचार के कोई साधन नहीं था, तो वहां उस अयोध्या से और नेपाल तक का कोई साधन नहीं था, तो वो साधन की अगर बात करें तो वो साधन जो है वहां क्या कहते हैं समुद्र तक कैसे चला जाएगा? श्रीलंका कहां से लाएंगे नेपाल में? वो तो वो इस टाइम बेतुकी बातें कर रहे हैं। लॉजिकल बात कही आपने सत्येंद्र जी, लॉजिकल बात कही आपने बताया कि अयोध्या कहां से आएगी, लंका कहां से आएगा, चित्रकूट कहां से आएगा, कई सारे सवाल हैं यहां पर, कई सारे सवाल हैं। लेकिन अब मैं आपको केपी शर्मा ओली के 2 बयान सुनवाता हूं। एक जो उन्होंने कल दिया है, आइए सबसे पहले सुनते हैं वो वाला बयान जो उन्होंने कल दिया है, फिर मैं बताऊंगा। विवेक भाई थोड़ा सब्र। हाँ, दोनों 2 विंडो में हम दिखाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने नेपाली में बोला है, इसलिए मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। राम लक्ष्मण आउँदादेखि, धनुष भङ्ग गरिदादेखि, स्वयंवरदेखि विवाह, राम जानकी विवाहसम्म अहिलेसम्म पनि हाम्रो त्यो चलन छ, परम्परा छ। अयोध्याबाट बरात आउँछ र यहाँबाट जानकी विदा गरेर पठाइन्छ हरेक साल। यस परम्परालाई हामीले कायम राख्यौँ। हामीले सीता भारतलाई। ठीक है, 1 मिनट पॉज करिए। अगर मुझे फ्रेम में ले सकते हैं 1 में, तो ये मैं अब बताना चाहता हूं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि नेपाल ने मां जानकी का स्वयंवर देखा, यहां पर बारात आई, ये उनका मायका है और यहां से वो विदा होके गई। ये थोड़े दिन पहले का ज्ञान है, लेकिन कल उनका ज्ञान चीनी चाचाओं के चक्कर में बदल गया। क्या बोला उन्होंने, सुनिए। भारत का राजकुमार रामलाई स्वीकार नहीं, भारत का होइन अयोध्या का अयोध्या राख्यौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल। तो अब वो कह रहे हैं कि वीरगंज के आसपास किसी अयोध्या के बारे में सुना है। अगर सुना होता तो उन्नति कर देते। क्यों सतीश प्रकाश जी? फिर तो विकास हो जाना चाहिए था। भगवान राम नेपाल में पैदा हुए हैं। ये ज्ञान एकाएक चीनी चाचाओं के चक्कर में केपी शर्मा ओली को कैसे आ गया? आपको क्या लगता है सतीश प्रकाश जी, इसके पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको?
नहीं, देखिए दीपक जी, आपने इस प्रोग्राम की जो शुरुआत की है, आपने कहा कि कण कण में राम। अगर कण कण में राम है तो धर्म की कोई सीमाएं नहीं हो सकती। नहीं, धर्म की जो लोग भारतीय धर्म की सीमाएं निश्चित कर रहे हैं, कोई सीमा राम नहीं है। की सीमाएं निश्चित कर रहे हैं, ये उसका सवाल सेंटर ये जो है, अगर अयोध्या में बना के रखना चाहते हैं तो उनका कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक कारण है। पैदा हुए थे, कहाँ है आप बता दीजिए। अरे भाई सुनिए तो सही सतीश जी, राम की व्यापकता की कोई सीमा सुनिए नहीं ना, है। ये आप राम की दीपक जी, कण-कण में जो बात आप है, मुझे एक वो बात राम की बताइए व्यापकता के बारे में विक्रमादित्य जी कोई भी सतीश प्रकाश जी बोलेंगे। अरे भाई राम, सुनिए ना, आप सुनिए। अरे आप जो चीन की आप बात कर रहे हैं, मैं उसी चीन से शुरुआत करता हूं। चीन के अंदर एक धर्म पनपा जिसका नाम है कन्फ्यूशियस धर्म। वो रिजिडनेस है, उसमें रिजिडनेस थी, वो धर्म वहां खत्म हुआ और भारत की धरती से पनपने वाला बुद्धिज्म पूरे चीन के ऊपर गया। हमको यहाँ ये बात माननी पड़ेगी कि वही धर्म कामयाब है। आप हिंदू धर्म में तमाम खामियां हैं, लेकिन हिंदू धर्म की एक खासियत ये भी है कि तमाम खामियों के बावजूद, चूंकि उसमें रिजिडनेस नहीं है, जो राजनीतिक लोग अगर हिंदू धर्म के अंदर रिजिडिटी बढ़ाएंगे, आप सुनिए, अगर मोदी जी गुजरात से चल के देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना, देश के प्रधानमंत्री बनकर के पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडर बन जाए। आज अगर रामचंद्र जी का राष्ट्रीयकरण के साथ साथ अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो ये खुश होने वाली बात नहीं चाहिए। आपको कहाँ की दुख है? दूसरी बात, यहाँ बैठकर हिंदू धर्म मतलब आपको एक करके प्लीज, हम स्काइप पर जुड़े हुए हैं सतीश प्रकाश जी, 20 सेकंड और दे रहा हूँ। इसका मतलब केपी शर्मा ओली के बयान का आप समर्थन करते हैं? आप कह रहे हैं उन्होंने जो कहा ठीक कहा, तथ्यों के आधार पर कहा, साफ जवाब दीजिएगा। तो आपको जातक कथाएं भी पढ़नी चाहिए। वही अयोध्या जिसका नाम आज अयोध्या है, तमाम जातक कथाओं के अंदर वो साकेत है, और साकेत में सरयू नदी भी है। और अगर साकेत है तो साकेत के अंदर वो भगवान बुद्ध की भी स्थिति है। तमाम जब ये मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था, बौद्ध महासभा ने ये कहा कि आप ASI की रिपोर्ट भी है, उत्खनन भी है, वहां बुद्ध से संबंधित और बुद्ध संस्कृति के तमाम प्रमाण भी मिले, लेकिन आपने नहीं माना। हम ये नहीं कहते कि आप राम मंदिर के आसपास या कोई दूसरा मंदिर, बुद्ध मंदिर बनाइए, हमारा मंदिरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम ये कहते हैं कि राम पैदा हुए, तो अयोध्या जो है, जो पुराना साकेत है, वो बुद्ध की भी स्थिति है। वहाँ बुद्धों का भी कहीं ना कहीं, जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी ठीक है, मैं इस पर आऊंगा, कई लोगों ने सवाल उठाए थे। प्रेम शुक्ला जी, इस श्रद्धा, इस भावना पे आपको क्या लगता है? इस श्रद्धा और इस भावना पर आपको क्या लगता है? उनको लग रहा है केपी शर्मा ओली ने कुछ गलत नहीं किया। और दूसरी बात जी, सतीश प्रकाश जी थोड़ा बोले, अच्छा आर्गुमेंट होगा। प्रेम शुक्ला जी, उनको लग रहा है केपी शर्मा ओली ने कुछ गलत नहीं किया। दो मुद्दे हैं। आप सुनिए, ये सतीश प्रकाश जी आपकी बारी हुई है। प्रेम शुक्ला जी फिर मैं आऊंगा आपके पास। एक लंबे समय तक चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट रहा। सुनिए, अंग्रेज चाहते, इंग्लिश आर्मी चाहती तो चीन और भारत को मिला सकती थी, लेकिन वो समझदार थे, उन्होंने कहीं ना कहीं नेपाल का अस्तित्व स्वीकारा और चीन और भारत के बीच में एक सतीश प्रकाश जी अपने वक्त पर थोड़ा संयम से जवाब देना। आप तो पूरी रामायण एक साथ पढ़ना चाहते हैं और बाद में राम सीता को भी गलत बताते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक पूरी सिर्फ प्रेम शुक्ला जी की आवाज जी। प्रश्न क्या है दीपक जी, मैं समझ नहीं पाया। ना वो ये कह रहे हैं केपी शर्मा ओली अगर अपने यहाँ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाते हैं तो गलत क्या है? मोदी जी ये करके विश्व नेता बन गए तो शर्मा ओली को भी बन जाने दीजिए, झूठ बोल के, क्योंकि राम का अस्तित्व क्या है और अयोध्या मीरगंज में है कि नहीं सब जानते हैं। नहीं, साम्यवाद छोड़कर वो रामवाद को स्वीकार ले, राष्ट्रवाद को स्वीकार ले, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात होगी तो कोई ये अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में अत्यंत प्रसन्न होकर ये तो नहीं कह सकता ना कि मक्का भारत में है, मदीना भारत में है, नहीं कह पाएगा ना। बनारस एक शहर है, वहाँ रामलीला का आयोजन होने के नाते गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मोहल्ले का नाम लंका रखवा दिया। कल केपी शर्मा ओली के गुरु विवेक श्रीवास्तव खड़े हो जाए, भाई साम्यवाद का ही मामला, वैचारिक गुरुता इनको भी प्रदान की जा सकती है। और उस वैचारिक गुरुता में जो है ये कह दें
कि बनारस में जो है लंका है, तो श्रीलंका का अस्तित्व नहीं समाप्त हो जाएगा ना। मुझे लगता है कि जब इस तरह का वक्तव्य कहीं से आता है, प्रधानमंत्री पद पर जैसे व्यक्ति के यहाँ से आता है, और चूंकि नेपाल ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, इसलिए इस मुद्दे को यहाँ विराम लगना चाहिए। लेकिन साम्यवादी अनावश्यक जो है राम के अस्तित्व को तलाशने में इतने परेशान है जितने कि राम भक्तों को पूरी आस्था है कि राम पराक्रम कण में है और कण में होने के नाते हमारे अंदर भी है, लेकिन वो राजनीतिक लाभ कमाए में भावना कोई बंधन नहीं बना सर्वे ऑफ अरे विवेक श्रीवास्तव जी, सतीश प्रकाश जी, कितनी जल्दी पेट में दर्द हो जाता है। अरे पहले तो श्रीलंका नहीं मानता था राम सेतु है, अब तो वो भी मानता है राम सेतु असली है। उनको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है और एक नेपाल सुनिए तो अरे राम की जन्मभूमि एक फ्री फॉर ऑल हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव, आपको एक सवाल का जवाब दिए ना, कबीर घर में क्यों? सीधे चलता हूँ बनारस। मेरे साथ अर्चना भारतवंशी जुड़ गई है, रिसर्च स्कॉलर है BHU की, और थोड़ा सतीश प्रकाश जी, थोड़ा सुनना भी सीख लीजिए। अर्चना जी मुझे बताइए, हमारे एक वामपंथी साथी सवाल उठा रहे हैं कि काशी नहीं, कबीर ने कहा मगर में अपनी देह त्यागूंगा, क्यों? लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा ये भी है, अगर राम के बारे में ऐसी बात किसी पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री करता है जो कभी हिंदू देश रहा था, तो उसके पीछे की भावना आपको क्या नजर आती है? देखिए दीपक भाई, ये कम्युनिस्टों की चाल को समझिए। ये पहले किसी बात को रिफ्यूज करते हैं और जब बात न बने तो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। यहाँ के कम्युनिस्ट तो भगवान श्री राम को मानते ही नहीं, और नेपाल का कम्युनिस्ट ओली जो है वो इस बात में लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि हमारे भगवान श्री राम जो है वो नेपाल के हैं। 1559 में नेपाल पनहाली स्टेट था, 1768 में नेपाल प्रकाश में आया। जो देश या राज्य त्रेता युग में था ही नहीं, वो कैसे कह सकता है कि भगवान श्री राम का मूल नेपाल है? इस बात को हम लोगों को समझना होगा। ओली चीनी एजेंट है, भारत के खिलाफ बोलने के लिए चीन से उसको पैसे मिलते हैं। और मेरा निवेदन है नेपाल में रहने वाले उन सभी हिंदू भाई बहनों से कि नेपाल को इस कम्युनिस्ट देश का गुलाम होने से बचाने के लिए जो वहां के PM है उनका बहिष्कार करें और संघर्ष करें। नहीं तो ये नेपाली PM ओली धन धर्म और धरती तीनों को चीन के हाथों गिरवी रख देगा, जैसा इमरान ने पाकिस्तान के साथ किया है। ठीक है, भगवान श्री राम का त्रेता युग में अस्तित्व था। त्रेता युग में संपूर्ण भूमि पर भगवान श्री राम का अस्तित्व था और भगवान श्री राम अखंड भारत का एक हिस्सा थे और नेपाल अखंड भारत का एक हिस्सा है। इस बात को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, सीधे चलता हूँ रानी जी के पास। रानी जी जवाब दीजिए। हेलो। धर्म का अपमान, अर्चना कह रही है, धर्म के अपमान के साथ साथ उनके खुद के देश का अपमान, लोगों की धार्मिक भावनाओं का अपमान। आप हालांकि नहीं मान रही हैं, लेकिन त्रेता युग में जब नेपाल का अस्तित्व नहीं था तो वीरगंज में अयोध्या कहां से आ गया? रिसर्च स्कॉलर ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। पूछ रही हूँ, वही बात मैं पूछ रही हूँ। जो त्रेता युग में नेपाल नहीं थी और भारत थी, इससे मैं ही सहमत नहीं हूँ। जो त्रेता युग में नेपाल था ही नहीं और भारत थी। मैं उस वक्त भी यही बात बोली थी। जो राम कहाँ जन्मे थे वो ये विषय पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मुझे ये लगता नहीं है कि ये राजनीतिक विषय है और हम लोग राजनीति मोड़ दे रहे हैं। उस वक्त मैं यही बात बोली थी और अभी भी मैं वही बोल रही हूँ। और फिर मैं बताती हूँ, जो त्रेता युग में जब वो जन्मे थे उस वक्त वो सीमा बहुत सारा तो था ही नहीं। तो आप नेपाल था, भारत नहीं था, या भारत था, नेपाल नहीं था, ये बोलने की हमको लगता है वहां पे कोई जगह ही नहीं है। और अगर PM नेपाल के बोल रहे हैं तो उसका कोई तथ्य है तो उनसे लिया जाए और उस पे हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, आइए तथ्य लेंगे हमसे। तथ्य उनके बड़े कमजोर है। स्वामी दीपांकर, ये कवर फायर दे रही है रानी बहन और कुछ नहीं। मैं एक बात दीपक भाई कहना चाहता हूँ और मेरा करबद्ध निवेदन है, जिस तरह से सभ्य तरीके से हम सुनते हैं, रानी जी हमें सुन लीजिए, रानी जी सम्मत नहीं हूँ जो नेपाल नहीं था। रानी बहन मुझे सुन लीजिए, रानी बहन मुझे सुन लीजिए। जिस तरह से दीपक भाई करबद्ध निवेदन है, हम लोग सभ्य तरीके से सुनते हैं, अन्य पैनलिस्ट को भी सुनना चाहिए। मेरा करबद्ध निवेदन है रानी बहन से भी और जितने अन्य लोग बैठे हैं और जो समूचा विश्व आपकी बहस को देख रहा, हिंदुस्तान देख रहा, मुझे नेपाल से, नेपाल कल भी मेरा परिवार था, आज भी मेरा परिवार है, रोटी और बेटी का रिश्ता कहते हैं। इस तरह के बयान कुछ इसलिए भी दिए जाते हैं कि लोग इस बारे में बहस करें। जन्मेंगे तो अस्तित्व कम हो जाएगा।
अरे भाई अगर साहब राम बोलने किसी दीजिए। और देश में जन्म ले लेंगे तो उनका अस्तित्व कम हो जाएगा क्या? अभी मैंने करबद्ध निवेदन किया था कि बोलने दीजिएगा, एक शब्द बोलने नहीं देते विवेक भाई, ये कहाँ की सभ्यता अरे है? आप बोलते कहाँ हैं? कबीर बड़े या मतलब बोलने नहीं काशी? दोगे? बताइए मुझे, है उत्तर? मुझे तो आप बोलने बोलिए। दोगे या नहीं बोलने दोगे? कबीर बड़े या काशी? राम बड़े अरे या भाई साहब, अयोध्या? भगवान ये बड़ा या पूछ- मंदिर? बताइए। ये बोलने दोगे या नहीं? सुनिए, तीनों बातों का बोलिए। उत्तर देता हूं, ध्यान से सुनिए। अच्छा एक मिनट सुनिए। विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ी सभ्यता। मैं सिर्फ ये ना कहना चाहता हूं कि कंबोडिया, उत्तर देने दीजिए ना मलेशिया, उनको। इंडोनेशिया, मुझे बोलने तो ये दीजिए भाई तमाम साहब। कई दीजिए ऐसे जरा। देश हैं जहां रामलीला का मंचन होता है, महाभारत का मंचन होता है। तो क्या हम ये मान लें कि राम कंबोडिया में पैदा हुए थे? क्या हम ये मान ऐसे लें कि राम बहुत से इंडोनेशिया देश में हैं पैदा जहां हुए लाल थे? सलाम भी भाई होता है। बोलने और दीजिए। विवेक श्रीवास्तव ऐसे जी, बहुत से चैलेंज देश हैं करता जहां हूं लाल आपको और सलाम भी सतीश होता है। प्रकाश को, ये बोल के बताओ कि मक्का मदीना भारत में है। बोल के बताओ आप। दीपक जी, स्वामी दीपंकर। दीपक भाई बोलने दीजिए। स्वामी दीपंकर का ऑडियो। यहाँ सुनिए। कंपटीशन नहीं चल रहा है। साइन, आप मुझे एक अरे बात आचार्य बताइए। दीपक भाई बोलने दीजिए। सबके पास आऊंगा प्लीज। श्रीलंका की विवेक दूरी भाई, कम है सतीश जी, या नेपाल पहले की स्वामी दूरी कम है? दीपंकर, उसके बाद विवेक। आप रामचंद्र जी का भ्रमण और रामचंद्र जी का जाना, मैं बोलूं? अगर अयोध्या तक तो आप स्वीकार कर रहे हैं। सतीश जी, मैं आपके ऑडियो को सुनिए भी ना। काट रहा हूँ। विक्रमादित्य आचार्य दीपंकर का नंबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जितने तर्क होंगे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं दीपक भाई, काशी विश्वनाथ से पशुपतिनाथ का रिश्ता किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। नेपाल रोटी और बेटी का रिश्ता हम लोग कहते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, और सदा रहेगा। नेपाल में रहने वाले जितने भी लोग भाई बंधु हैं, सब हमारे ही परिवार के हिस्सा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जिस प्रकार का ये बयान आया, निसंदेह संभल कर देना चाहिए, उसमें भी कोई दो मत नहीं, क्योंकि पोस्ट बहुत बड़ी होती है। अगर जो जिस प्रकार यहाँ पर बैठकर कुछ पैनलिस्ट, अन्य क्या भाई, विवेक भाई बैठे हैं और सतीश भाई बैठे हैं, अगर जो ये कल ये भी कहे ना कि रावण श्रीलंका से नहीं चीन से आया था और ये उसको डिफेंड करें, तो कोई ताज्जुब नहीं होगा मुझे तो दुख इस बात का है कि युद्धों में कभी हम नहीं हारे, हम कभी नहीं हारे, और ना हम कभी हारते। हमने तो बुद्ध मांगा है, मगर जिस प्रकार की परिस्थितियां मैं देखता हूँ। सुनिए, सतीश प्रकाश जी कंप्लीट कर ले दीजिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। सिर्फ दीपंकर जी का ऑडियो। सतीश प्रकाश जी, आप प्रोफेसर हैं, कैसे पढ़ाते होंगे बच्चों को? सतीश प्रकाश जी बोले ही जा रहे हैं। सर आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। दीपंकर जी, आप कंक्लूड करिए, 30 सेकंड आपके। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक इस देश में रह करके इस देश की मेरठ आस्था यूनिवर्सिटी के सम्मान, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सतीश प्रकाश जी, थोड़ा संयम। मैं बोलूं दीपक भाई अपनी बात जी, 30 सेकंड आपके कंक्लूड करने के। मैं ये कह रहा हूं, इस देश को किसी दूसरे से खतरा नहीं है, खतरा उस सोच से है जो इस देश में पनपती है, इस देश का खाती है, इस देश में रहती है। कभी भगवा पर, कभी सन्यासी पर, कभी मंदिर पर, कभी आश्रमों पर, इस प्रकार से ये जो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, मुझे इस बात का बेहद दुख है। हम लोग किसी और पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अगर जो कोई व्यक्ति कुछ गलत कह रहा है तो उसको ठीक करना हम लोगों का कर्तव्य है बतौर आध्यात्मिक गुरु। जिस प्रकार से आप हमारे ही चैनल पर बैठ करके आप सोचिए कि जो बयान डिफेंड लायक नहीं होता उसे भी डिफेंड करते हैं, मगर मुझे दुख इस बात का नहीं है। इस देश में अरे भाई बोलने दीजिए। अधिकार आप देंगे? मना है क्या एक ये दलित पुजारी धार्मिक बन अलाउ सकता करता है? है, ये धार्मिक व्यवस्था। एक मिनट, स्वामी दीपंकर, आपकी बात हुई। मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा। सतीश प्रकाश, 1 मिनट, उसके बाद मैं तुरंत काट दूंगा, क्योंकि आज आप आउट ऑफ हैंड हो गए हैं। मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाना है। सतीश प्रकाश जी, आपका वक्त शुरू होता है। सतीश प्रकाश जी को ऑडियो दे दो। आपके रिश्ते क्यों खराब हुए? बांग्लादेश के साथ आपके रिश्ते क्यों खराब हुए? नेपाल के साथ आपके रिश्ते क्यों खराब हुए? तमाम आपके पड़ोसी देश, आपकी जो विदेश नीति है वो उसका फेलियर आप कहीं सर, ना कहीं भगवान धार्मिक राम की बात व्यवस्था करें के आज। लिए सर, आपको भगवान मानना राम की चाहिए। बात करें। और सुनिए, जाना था जापान, पहुंच गए, चीन समझ गए ना। सतीश प्रकाश जी, किस आर्गुमेंट को कहां पर ला रहे हो? आपको सरकार से सवाल उस बहन ने बिल्कुल सही बोला था। तर्क वही होते हैं जहां तथ्य होते हैं। प्रेम शुक्ला जी, चलिए, इन्होंने राजनीतिक जवाब आरोप लगा दिए, जवाब दे दीजिए। क्या हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हो गए? सतीश प्रकाश जी, नॉन स्टॉप मत बोलिए, नॉन स्टॉप मत बोलिए, आपको ऑडियो नहीं जा रहा है। मान लीजिए, नहीं, मान लीजिए रिश्ते खराब, अगर रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे तो काठमांडू जो है वो कोहिमा में नहीं हो जाएगा ना। काठमांडू में ही रहेगा और कोहिमा में रहेगा। तो कृपा करके इस बहस के मर्म को समझें। बार बार विवेक श्रीवास्तव जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि काशी बड़े कबीर बड़े।
अब मैं इनसे पूछ लूं माओ बड़े कि बीजिंग बड़े, कौन है माओ में और बीजिंग में कौन बड़ा है? बताइए। लेनिन में जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी को फ्रेम में लाइए, विवेक श्रीवास्तव जी को फ्रेम में लाइए। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए। भैया कबीर ने कहा, मैं कबीर ने कहा मैं काशी में नहीं मरूंगा, मगहर में जाके मरूंगा। माओ बड़े की बीजिंग बड़ा, मोक्ष भी प्राप्त करना है तो स्थान मैटर नहीं करता। तो अयोध्या किसी और देश में चली जाएगी अगर, तो आपको क्या राम का अस्तित्व कम हो जाएगा? राम तो पूरे ब्रह्मांड के है ना। पर मुझे एक बात बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, आप अयोध्या को नेपाल भेजने पर क्यों तुले हुए हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप अयोध्या को नेपाल भेजने पर क्यों तुले हुए हैं? जवाब दीजिए इसका। आप अयोध्या को नेपाल भेजने पर क्यों तुले हुए हैं? जवाब दीजिए। क्या ऐसा वैचारिक आग्रह है चीनी चाचा का? वैज्ञानिक बात करता हूं, अगर किसी ने तथ्य उठाया है आप उसकी जांच कराइए, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भेजिए, लेकिन ऐसा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसमें है अयोध्या अगर हट गई उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, राम के ऊपर से कॉपीराइट हट जाएगा, वोट मांगने के लिए संत महात्मा नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि इस पार्टी के पास डेवलपमेंट के नाम पे दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। असली पॉलिटिक्स में प्रेम शुक्ला जी जवाब। विवेक श्रीवास्तव जी आपकी बात हुई, प्रेम शुक्ला जी जवाब। कम्युनिस्ट कब्र में चले जाएंगे तब भी अयोध्या सरयू के वर्ष में रहेगी। अयोध्या कहीं क्यों जो है जिनको सब बेचने पे आमादा हो जनाब? नहीं नहीं, आपकी कम्युनिस्ट जो है प्रयास कर रहे हैं अयोध्या को इंच भर कहीं नहीं हिला सकते साहब। तो चिंता न करें अयोध्या के बारे में, अयोध्या कहीं नहीं जाएगी, अयोध्या वहीं रहेगी। हाँ, आपका जो कम्युनिज्म है वो अब सोवियत संघ में समाप्त, चीन में समाप्त, पूरी दुनिया में समाप्त, भारत में भी जो है उसको पूरा वो माइक्रो से जो है देखना पड़ेगा कैसे दिखे, विशिष्ट मशीन लगाकर, यंत्र लगाकर वैज्ञानिक राम के नाम पर कम्युनिज्म दिख रहा है। तो कृपा करके आप वाम को छोड़ दें, ले आप ले लो, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी वाम को छोड़े, वाम को छोड़े और राम को अपनाएं। अरे मोक्ष प्राप्त होगा आपको। मानते हैं वाम को छोड़े, लेफ्ट को छोड़े और राइट को अपनाएं। के वोट क्यों मांगते हैं? देश का मैंने मेरे को उसकी नसीहत की जरूरत नहीं, ये गरीबों की लड़ाई लड़ता आया हूँ। सतीश प्रकाश जी, प्रथा यहाँ आप वाम को छोड़कर राम को अपनाएंगे? जवाब दीजिए सतीश प्रकाश जी। जो स्वीकार्यता है उसको स्वीकार करती है, क्या क्योंकि इस देश में सीता जी के नाम पे वोट नहीं मिलते, वोट मिलते हैं रामचंद्र के नाम पे। अगर रामचंद्र जी का एड्रेस अगर गलत हो गया तो कहीं ना कहीं इनकी वोट का डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वोट डिस्टर्ब हो जाएगी ना आपकी। आप बताइए, खुल के बताइए, क्यों नहीं सवाल पूछेंगे आपसे? दीपक भाई, नहीं सवाल पूछिए ना, पर क्या सतीश प्रकाश कह सकते हैं कि मक्का और मदीना मेरठ यूनिवर्सिटी के बगल में है? कह के देखिए। नहीं, सुनिए, कह दीजिए ना। मक्का मदीना से मतलब नहीं है, कह दीजिए। मैं इस देश से प्यार करता हूं। अरे आपको अयोध्या से मतलब है, उसके लिए गुतर कर रहे हैं। बोल दीजिए ना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बगल में बोलिए। इस देश में और इस देश की व्यवस्था में जिस हिंदूवादी व्यवस्था को ये पोसते हैं, हमने उससे सवाल नहीं पूछा। हमारे दुखों का कारण है, आज हम सवाल नहीं पूछ रहे, और हमने ये भी नहीं कहा। सुनिए, डॉक्टर सतीश प्रकाश, सिर्फ एक रिक्वेस्ट किया आपने, सुन लीजिए। आप अयोध्या पे सवाल उठा रहे हैं, आप राम कहाँ पैदा हुए थे इस पे सवाल उठा रहे हैं, तो एक विमर्श और छोड़ दीजिए ना। मक्का और मदीना कहाँ पर है ये विमर्श और छोड़ दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? विवेक श्रीवास्तव बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? आप छेड़ दीजिए, ये बता दीजिए, आप छेड़ दीजिए विवेक श्रीवास्तव। पैदा हुए एक जगह हम और डेवलप करना चाहते हैं। मुझे दिक्कत है, मोदी जी की सरकार है, मुझे दिक्कत है। सुनिए, रामचंद्र जी के नाम ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और मैं जानना चाहता हूं कितने बड़े सेक्युलर लोग हैं ये, क्या कहेंगे मेरी इस चुनौती पर?
तो हम बात कर रहे हैं ओली की झूठी बोली पर। केपी शर्मा ओली ने आखिर क्यों कहा कि अयोध्या असली अयोध्या जहां राम का जन्म हुआ वो नेपाल के वीरगंज में है? क्या कोई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथ्य है इनके पास? त्रेता युग में क्या था नेपाल? इस पर भी एक बहन ने बहुत अच्छा खुलासा किया है, अर्चना भारतवंशी ने। लेकिन सबसे पहले हम बहस को शुरू करें। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, आचार्य विक्रमादित्य जुड़े हुए हैं, स्वामी दीपांकर जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, रानी शर्मा तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी आरजेपी के, और डॉक्टर सतीश प्रकाश जो कि प्रोफेसर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेकिन मैं चलता हूं विकास सिंह के पास, सोशल वर्कर हैं, खुद अयोध्या से जुड़ रहे हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहता हूं, जब ये लोग सवाल उठाते हैं अयोध्या के बारे में, भगवान राम के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में, अब नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि असली अयोध्या तो वीरगंज में है नेपाल के अंदर, कैसा लगा आज आपको ये सुन के अयोध्या के लोगों को? हेलो, हाँ बोलिए, आपसे सवाल पूछा मैंने। हेलो, कैसा सुना, कैसा लगा अयोध्या के लोगों को केपी शर्मा ओली का ये बयान? हाँ सर, अयोध्या की पूरी जनता इस बारे में ओली के बयान के लिए पूरा विरोध कर रही है, क्योंकि जो है राम जी, भगवान राम अयोध्या में ही थे, सरयू नदी यहीं पे मौजूद है, और नेपाल में भगवान राम की ससुराल माता सीता जी का घर है, और अयोध्या में भगवान राम फैजाबाद यहीं पे थे। ठीक है, सीधे इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए चलूंगा रानी जी के पास। रानी जी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो ओली साहब का विरोध करती है, आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त पर आप जैसे लोगों को स्टेटमेंट देना चाहिए कि ओली साहब इस बयान के लिए माफी मांगे? वो अभी भी हम बोल रहे हैं जो राजनीतिक विषय ही नहीं है तो राजनीतिक पार्टी इतना जल्दी क्यों घबरा के वो प्रेस रिलीज निकाले, और जो प्रेस रिलीज सरकार की तरफ से आनी चाहिए वो जिससे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, आ चुकी अगर थी। गलत बातें बोली जाए तो वो एक विषय नहीं होगा। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अभी भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो राजनीतिक विषय नहीं है, ये सांस्कृतिक विषय पर वो बोल रहे हैं और धार्मिक विषय है। और अभी तक जो हम लोग जानते हैं, जो इतिहास और जो ग्रंथ के बात बोले हैं, वो हम लोग इतना जानते हैं, जो राम अवध में जन्मे थे और सीता मिथिला में जन्मी थी, इतना हम लोग को पता है। तब नेपाल और भारत का कोई वो नहीं हमको है। लेकिन अगर वो बोले हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ, जो उनके पास अगर कोई तथ्य है तो तथ्य देंगे, उनसे उनके तथ्य पर छानबीन किया जाए। हमको ये नहीं लगता है जो ये डिस्कस करने की इतना ज्यादा विषय है जिसपे हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। मुझे लगती है लड़ाई से अच्छा ये है तो अगर वो बोले हैं तो उनके तथ्य निकाला जाए, उस तथ्य पर इतिहास में विश्वास नहीं है, विज्ञान में भी विश्वास नहीं है। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, आपको पता है जीरो किसने दिया था? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ये तो विज्ञान है ना, बता दीजिए किसने दिया था? इस देश ने दिया था या चाइना के बेटे बीजिंग के व्यक्ति ने दिया था? बैठे हैं, बताइए। अरे सुन लीजिए महाराज, जीरो से आगे दुनिया बढ़ चुकी है, जीरो से आगे दुनिया बढ़ चुकी है। जिस कमरे में अगर जीरो नहीं मिलता है तो दुनिया कहीं जा भी नहीं पाती, आपको भी पता है। कैमरा यूज कर रहे हैं, ये सारे इक्विपमेंट बाहर बने हैं। हमारा देश कहाँ है मैन्युफैक्चरिंग में? 6 साल में जीरो नेगेटिव रेट है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की। बड़ी बड़ी बातें करने से प्रधानमंत्री 6 साल से ग्लोबल पिकनिक बना रहे हैं, कहाँ पे बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी आप? ये 5000 साल की संस्कृति, 10,000 साल की संस्कृति, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं इतना ही कह सकता हूं, वैज्ञानिक सोच लाइए, बच्चों को पढ़ाइए, नौकरियां दीजिए, एम्प्लॉयमेंट करिए, और ये भगवाधारियों को देश से हटाइए। जरा इस देश में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता? मुझे भगवा से समस्या है, बताइए, इनको बताइए, भारत ने जीरो नहीं दिया क्या? भारत ने दशमलव नहीं दिया क्या? भारत ने पेंटियम नहीं दिया क्या? हरगोविंद खुराना ने डीएनए नहीं दिया क्या? बताइए इनको। भगवा देश को ले डूबा स्वामी दीपांकर, देश को बैकवर्ड। अब विवेक जी सुन भी लीजिए। दीपक भाई, मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरे ही भाई होकर मेरी ही डिबेट में बैठ करके मुझे ही कहते हैं कि इस देश से हटा दीजिए। वो तो शुक्र मानिए भगवान राम का कि कम से कम वहां पर ओली जी और यहाँ पर बैठकर दोनों कम्युनिस्ट व्यक्ति राम राम 50 बार बोलकर अंत में कहते हैं कि भगवा को ही हटा दीजिए। अच्छा, भगवा को हटा करके फेंक दीजिए साउथ चाइना सी में, तुम पर छोड़ दे जो धर्म को नशा कहता और खुद नशे में 24 घंटे, कि हटा दीजिए दूसरे को।
ये कौन सी आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं? धर्म नशा है। भगवा को उठा दीजिए। बिल्कुल धर्म नशा है। राजनीति में धर्म को लाके दंगे करवाए जाते हैं। कभी तो बचपने से उभरिए, मॉब लिंचिंग होती है। बचपने से उभरिए। राजनीति में धर्म को लाके वोट मांगे जाते हैं। और जिस बचपन की बात आप बचपन से कर रहे हैं, कम से कम आपको सुनने वाला व्यक्ति भी अपने आप को त्राहिमाम शरणागत हम करेगा। समझ रहे? बचपन से 55 में आइए, कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ करोड़ा। वैज्ञानिक सोच से देश नहीं बढ़ने वाला। वैज्ञानिक जहाँ से गिनती सीखी, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए ना। इस दुनिया को जीरो किसने दिया जिसने गिनती सीखी, जिससे दुनिया ने गिनती सीखी? जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। बढ़ चुकी है, मनुष्य चंद्रमा और मार्स पे जा चुका है। अरे तो आप भी चले जाइए ना, और आप भी चले जाइए चंद्रमा पर, और देश को जीरो आप भी जाइए चंद्रमा पर, आप भी जाइए सूर्य पर, आप भी जाइए, कम से कम यहाँ डूबो। अर्चना जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी को मैं स्पेशली इस डिबेट के अंदर लेके आया हूँ। स्वामी विक्रमादित्य को के पास जाऊं उससे पहले अर्चना भारतवंशी जी मेरी बात सुन रही होंगी, विवेक श्रीवास्तव जी को भी सुन रही होंगी। इनको लगता है इस देश में कुछ है ही नहीं, इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उनको बताया कि भाई जीरो हमने ही दिया, तभी तो दुनिया ने गिनती सीखी। दशमलव हम नहीं देते तो चांद पे कैसे चला जाता कोई दुनिया का आदमी? आप बताइए, ये रामायण महाभारत के अस्तित्व को नकारते हैं क्या? रामायण के अंदर मैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश और विवेक श्रीवास्तव जी के कान में ये बात डालना चाहूंगा कि उसमें भी पुष्पक विमान का जिक्र है। मैं आऊंगा इस बात पर, लेकिन अब से सबसे पहले अर्चना जवाब देंगी, फिर प्रेम शुक्ला। जी देखिए, विवेक जी जो कह रहे हैं कि वो जो धर्म का नशा हटाइए, तो उनको ये बताना चाहते हैं हम सभी भारतीय धर्म से हिंदू हैं और हमें इस बात पर गर्व है कि हम हिंदू हैं। हमारे ऊपर भगवा का रंग चढ़ा है, तो हाँ, हमारे ऊपर भगवा का रंग चढ़ा है। और वो ये बात कान खोल के सुन लें कि हम भगवान श्री राम के भक्त हैं और आजीवन उनके भक्त रहेंगे। उनके खिलाफ बोलने वाले ऐसे कम्युनिस्टों को, उस चीन को हम अपने देश से जवाब देते रहेंगे। हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ी उनको जवाब देगी अगर वो हमारे आराध्य पर सवाल उठाएंगे तो। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को क्या हो गया? जी बोलिए कंप्लीट करिए अर्चना जी। मुझे समझ नहीं आ रहा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को क्या हो। जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा क्या हो गया कि वो उस चीन का समर्थन कर रहे हैं जिस चीन ने नेपाल से तिब्बत को छीन लिया। वो नेपाल के साथ गद्दारी कर रहे हैं और नेपाल में रहने वाले सभी हिंदू भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे नेपाली पीएम का विरोध करें और अपने देश को कम्युनिस्टों के हाथों से बचाएं, क्योंकि ये चंद सिक्कों के लिए अपने देश की धरती को चीनी के हाथों बेच देंगे, जैसा इमरान ने पाकिस्तान के साथ किया है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आ जाइए आ जाइए विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत जरूरत है आपकी इस बहस में। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। इस देश में तिरंगा रहेगा, आपके पास आ रहा हूँ। भगवे को आने नहीं देंगे। अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और जो जातिवाद वर्ण, अरे भाई अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी भगवा रंग है, भगवा का उल्लेख किया हुआ है, और भगवा को आप कैसे हटा देंगे? विवेक जी एक ही बात का जवाब देना। चलिए आप देश से भगवा को हटा देंगे, पर सूरज जब भगवा होता है उगते हुए और अस्त होते हुए उसको कैसे मिटाएंगे? जवाब दीजिए, उसको कैसे मिटाएंगे? जब उगते और अस्त होते हुए सूरज भगवा होता है उसको कैसे मिटाएंगे बताइए? तो मिटा देंगे, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। अरे विज्ञान की बात करने वाला अब इस सूर्य की एक सत्य को भाग रहा है। विज्ञान की बात करते हैं ना, तो ये भी विज्ञान है, विज्ञान है। प्रेम शुक्ला जी। दीपक जी मैं विवेक जी को में आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी मुझे लगता है विवेक जी सुन लेंगे। विवेक जी बस 10 सेकंड विवेक जी जवाब दे दूं। ये जितनी बार कहेंगे भगवा हटाइए, बोलिए, हिंदुस्तान की 136 करोड़ जनता में से बहुमत कहती है इनको धूल चटाइए, और ये धूल चाटते रहेंगे। ये इसी तरह भगवा का विरोध करते हुए, कोई बात नहीं, ये अमीबा की शक्ल को हम अपने एजेंडे से नहीं हटेंगे। कम्युनिस्टों को ये हम अपने एजेंडे से नहीं हटेंगे। हमारा एजेंडा गरीब आदमी का एजेंडा है, लेबर का एजेंडा है। आपका एजेंडा है पूंजीवाद का। कौन भाई आपका एजेंडा पूंजीवाद का है। आदमी का एजेंडा है।
अमीर के लिए अलग स्कूल करते हो, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग कॉलेज, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग अस्पताल, गरीब के लिए अलग। ये हमारी लड़ाई है। साम्यवाद लाइए, गरीब के लिए अलग व्यवस्था करिए आपने, अमीर के लिए अलग करी है। अमीर जाता है 5 स्टार अस्पताल में, गरीब को देते हो खैराती अस्पताल में, गरीब का बच्चा सतीश प्रकाश जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, सुनिए, मेरा सीधा सवाल है सतीश प्रकाश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा भाई। आपको इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था और अयोध्या भारत में है, इस पर अगर केपी शर्मा ओली सवाल उठाते हैं, आपको इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है? तो हम तो सेक्युलर है ना, किसी दूसरे धर्म के लिए बोल दीजिए कि ईसा मसीह यहाँ पैदा हुए थे, या ये बोल दीजिए कि मक्का और मदीना जो है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, बोल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तथ्यों के साथ हम कल और बहस कर लेंगे, बोल दीजिए सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए दीपक जी, सुनिए, एक राजनीतिक समस्या का हल, सुनिए, सवाल राजनीति ने पैदा किया और उसका हल आप धार्मिक धर्म के आधार पर ढूंढ रहे हैं। देखिए, केपी ओली बीजेपी के एजेंट हैं, आप मानिए इस बात को, भविष्य में यह सिद्ध होगा कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की भाषा है। आप मुझे यह बताइए कि बीजेपी का एक संगठन है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद तमाम विश्व के हिंदुओं को इकट्ठा करना। सुनिए, लंबे समय तक नेपाल, सुनिए, हिंदू राष्ट्र रहा है। अब बीजेपी को अगर कहीं सत्ता में आना है तो उसको कहीं ना कहीं राम चाहिए और अयोध्या चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में बीजेपी ऐसा कोई संगठन खड़ा करेगी कि नेपाल की पॉलिटिक्स में जाएगी और वो वहां कहीं ना कहीं अयोध्या और राम इसलिए पैदा कर रही है। और मैं एक बात और कह दूं, गजब है सतीश प्रकाश जी, गजब की तर्क शक्ति आपकी, जो लोग आपकी तर्क शक्ति के आगे विवेक श्रीवास्तव जी की चाइना का कंप्यूटर भी फेल है। वैसे बनाते भारतीय, पर उनको लगता है चाइना वाले बनाते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जवाब दे दीजिए। सतीश प्रकाश जी, आपकी बातों को कंप्लीट कर दिया आपने। देखिए, विवेक जी और सतीश जी ने जिस प्रकार की आज यहाँ बहस की है, नेपाल गवर्नमेंट ने तो क्षमा मांग ली ओली जी के लिए, उन्होंने तो अपने पाप धो लिए, परंतु हमारे देश के दुश्मन जो हमारे देश में बैठे हैं उनसे कौन बचा पाएगा इस देश को, सबसे पहले सोचने की आवश्यकता यह है। अभी इन्होंने प्रश्न उठाया, भारत ने दिया क्या? भारत ने विश्व को क्या नहीं दिया? आज पूरा विश्व कोरोना से ग्रस्त है। आयुर्वेद के कारण से इस देश में जो भयावह स्थिति वो बच गई। समझ लीजिए, इस देश ने एस्ट्रोनॉमी दी, इस देश ने योग दिया पूरे विश्व को, जिसका वर्चस्व पूरे विश्व में आज फैल चुका है। इस देश ने सोना दिया, इस देश ने सोना दिया जिसको लूटने के लिए, सुनने के लिए, बैठ के बकवास करने के लिए बैठ जाते हैं। इस देश का धर्म, इस देश की सुनो विवेक जी, शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए विवेक जी जैसे आदमियों को इस देश में खुलेआम गोली मार देनी चाहिए। ये देशद्रोही है, इस देशद्रोही रसूलों के अंदर उनको उठा के फाड़ देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इस देश के अंदर क्षमा मांगने के लिए, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। यहाँ बैठकर इस देश की यही खाते हैं और इस देश से छेद करते हैं, इस देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस देश के वास्तविक देशद्रोही तो यही लोग हैं। शर्म आनी चाहिए यहाँ बैठ के, शर्म आनी चाहिए। यही पढ़ाते हो, यही पढ़ते हो, इस देश ने तुम्हें सांस लेना सिखाया, इस देश के अंदर उल्टा बोलते हो। इस देश ने क्या नहीं दिया तुमको? इस देश ने पानी पीने को दिया, इस देश खाना खाने को दिया, इस देश ने तुम्हारा बाप दिया, इस देश ने तुम्हारी माँ दी, और उसके बाद तुम लोग इस देश की कमी निकालने का प्रयास करते हो। शर्म आनी चाहिए। इस देश ने कुछ नहीं दिया, भगवान राम से बहस आ गई कि इस देश ने कुछ नहीं दिया, दुनिया को कुछ नहीं दिया भारत ने। मुझे दीपक भाई 30 सेकंड दीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं मात्र इतना कहूंगा कि भारत ने जितना इस दुनिया को दिया है शायद किसी ने दिया हो, और भारत आगे भी देता रहेगा। मगर ये जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ना भगवा पर, ये जितना भगवा को नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे, भगवा आप ही ने कहा है कि सूरज डूबते और उगते दोनों वक्त लाल होता है। कहां तक भगवा को मिटाइएगा? ये भगवा को मिटाते मिटाते स्वयं को मिटा लेंगे। मगर हाँ, एक बात याद रखिए कि जब ये कहते हैं ना कि आप बीजेपी की तरफ से बोलेंगे तो मैं ये करूंगा, आप उसकी तरफ से बोलेंगे तो मैं वो करूंगा, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए सब लोग। अगर जो राष्ट्र की बात जो करेगा, देश का सन्यासी उसके साथ खड़ा होगा, और जो राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होगा, देश का सन्यासी उसके विरुद्ध खड़ा होगा। चाहे वो आचार्य चाणक्य हो,
और चाहे वो धरान सरस्वती। अपने आप को संभालिए और उतना बोलिए जितना सक्षम हो। हर बार भगवा 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 भांग खाकर बैठते हैं, भगवा पर चढ़ गए। बचपन जैसी बात मत कीजिए, 55 के हो गए हो, 55 की बात कीजिए। हम लोग सभ्य बोलते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप असभ्य हो जाएंगे। आप अपनी मर्यादाओं में रहें अगर जो चाहते हैं कि सामने वाला आपको मर्यादा में बोले। भारत विश्व गुरु की ओर पुनः बढ़ेगा और दुनिया को पुनः आत्मीयता का ज्ञान देगा। एक बड़ा लाइटर नोट पे सवाल पूछ रहा हूँ। दीपांकर जी बार बार बोल रहे हैं कि आप 55 के हो गए हैं। 55 के हो गए हैं क्या? मोदी जी से सवाल पूछो, बीजेपी से सवाल पूछो। चलिए विवेक जी का फोन कटा है। इट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि अगर आलोचना करनी हो, अगर सवाल उठाने हो, अगर कुछ डाउट्स पैदा करने हो, अगर गाली देना हो, अगर आलोचना करनी हो, तो भगवा और सनातन कैसे आ जाता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। कम से कम भारत में हमको इस सवाल के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। कल देश की बहस में एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आऊंगा जिस पर पूरा देश आंदोलित था। इंतजार कीजिएगा कल तक का।